साल 1980 में एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। उसे नहीं मालूम था कि वो आगे जाएगा या फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। इस बात से बिल्कुल अनजान अगले 10 सालों में वो एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बोल बनने वाला था। वो 15,000 स्क्वायर फीट के घर, लग्जरी गाड़ियां और एक लेविश ऑफिस का मालिक बनने वाला था। लेकिन हर्षद की तरक्की जितनी तेजी से हुई थी, उनका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। हर्षद मेहता को उनके समय में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहा जाता था। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहकर बुलाते थे। वो जिस भी शेयर को छू लेते थे वो सोना बन जाता था। लेकिन लोगों को जब पता चला कि जिसको वो स्टॉक मार्केट का भगवान समझ बैठे हैं, असल में वो एक बहुत बड़ा घोटालेबाज था, ये जानकर लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। हर्षद मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो भारत के स्टॉक मार्केट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की, हर्षद मेहता की। ये कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 1954 को, क्योंकि इसी दिन गुजरात के पनेली मोती में रहने वाले एक छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल का छोटा सा बिजनेस चालू किया। काफी कोशिश करने के बाद भी ये व्यापार नहीं चल पाया, जिसके कारण उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गई। हर्षद के पिता ने रायपुर में अपना बिजनेस जमा लिया और इसी शहर में हर्षद ने अपना बचपन और स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हर्षद को क्रिकेट का बहुत शौक था, जिसके कारण अपनी पढ़ाई में वो कुछ खास नहीं कर पाया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हर्षद कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक बार फिर मुंबई शिफ्ट हो गया और साल 1976 में उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही हर्षद ने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया था। इसमें सीमेंट और हौजरी बेचने के साथ ही हीरा चुनने का काम भी शामिल था और 8 साल तक वो इसी प्रकार की नौकरियां करता रहा। स्टॉक मार्केट में हर्षद की एंट्री उस समय हुई जब द न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम की एक कंपनी में उसने जॉब करना शुरू किया। इस कंपनी में काम करते करते उसकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और साल 1981 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़कर हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर ली। इस ब्रोकरेज फर्म में काम करते हुए उन्होंने प्रसन्न पर जीवन दास को अपना गुरु मान लिया और कई साल तक उनसे स्टॉक मार्केट के पैतरे सीखते रहे। स्टॉक मार्केट दिलचस्पी और बेहद तेज दिमाग होने के कारण हर्षद बहुत जल्द स्टॉक मार्केट की सभी बारियों को समझ गए। साल 1984 में जब हर्षद स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझने लगे, तो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी शुरू की और इसके साथ ही बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ले ली और यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह और भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज बनने का सफर शुरू हुआ। साल 1984 से 1990 तक मात्र 6 सालों में ही हर्षद की कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाने लगी। अपनी इस जबरदस्त सफलता के लिए हर्षद उस समय हर अखबार और मैगजीन में छाए रहते थे। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे। उनके 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस और बेहद महंगी लग्जरी गाड़ियों ने उन्हें एक बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया था। हर्षद जिस भी शेयर को छू लेते थे उसकी कीमत आसमान पर पहुंच जाती थी। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हर्षद ने ACC कंपनी के शेयर की वैल्यू मात्र कुछ ही दिनों में 200 रुपए से सीधा 9,000 रुपए तक पहुंचा दी थी। इसी तरह हर्षद जिस भी कंपनी में पैसा लगाते थे उसके स्टॉक की कीमत ऊंचाइयों पर पहुंच जाती थी, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का मुनाफा होता था और यही कारण था कि बहुत कम समय में ही हर्षद कामयाबी की उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे जहां पहुंचने की लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। जहां एक तरफ लोग हर्षद की इस कामयाबी और स्टॉक मार्केट में उनके अद्भुत ज्ञान को देखकर हैरान थे, तो वहीं लोगों के मन में ये सवाल भी था कि आखिर कोई व्यक्ति हर बार इतना सही कैसे हो सकता है। और लोगों के इसी सवाल ने हर्षद को आसमान से सीधा जमीन पर लाकर पटक दिया। 23 अप्रैल 1992 को पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम में हर्षद मेहता के अवैध तरीकों का खुलासा किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर्षद के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गए और धीरे धीरे एक के बाद एक उनके सभी घोटालों का पर्दाफाश होता रहा। उनके खिलाफ 600 सिविल सूट और 70 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनके लिए CBI ने उन्हें और उनके भाइयों को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया था। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर हर्षद
मेहता इतने सालों तक इतना बड़ा स्कैम करने में कामयाब कैसे हो पाया और वह कौन सा तरीका था जिससे उसने इस घोटाले को अंजाम दिया था। इन सभी सवालों के जवाब पत्रकार सुचेता दलाल ने अपने कॉलम में दिए थे। सुचेता ने बताया था कि हर्षद बैंक के नियमों में लूप होल ढूंढकर उनका इस्तेमाल गलत तरीके से खुद को फायदा पहुंचाने के लिए किया करता। साफ शब्दों में अगर कहें तो हर्षद ने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए REF यानी रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया करता था। रेडी फॉरवर्ड डील होती क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। हमारे देश में सरकार अपने प्रोजेक्ट और योजनाओं के खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटीज जारी करती है जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई प्रकार की होती हैं। इनमें ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स शामिल होते हैं। इन सिक्योरिटीज के बदले में सरकार बैंक और इन्वेस्टर से एक तय समय सीमा के लिए पैसा लेती है और इन पैसों के बदले में सरकार सभी इन्वेस्टर्स को ब्याज देती है। उस समय सभी बैंक और इन्वेस्टर को सरकार की इन सिक्योरिटीज में एक तय किया हुआ अमाउंट इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता था। अब अगर ऐसे में किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर कुछ समय के लिए लोन ले लेते थे और फिर कुछ दिनों बाद ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाकर अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेते थे। इस तरह ये सिक्योरिटीज बैंकों के बीच एक दूसरे से लोन लेने का एक तरीका मानी जाती है और इसी को रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। इस डील में दोनों बैंकों के बीच कुछ लोग दलाली का काम किया करते थे। इन दलालों का काम होता था सिक्योरिटीज बेचने वाले बैंकों के लिए खरीदार और सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंकों के लिए वो बैंक ढूंढना जिसे पैसों की जरूरत हो। इस काम के बदले में दलालों को बैंक से अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। हर्षद मेहता भी बैंकों के बीच दलाली का ये काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल ढूंढ लिए थे जिसका फायदा उठाकर वो गलत तरीके से पैसा कमाने लगे। हर्षद जब किसी बैंक की सिक्योरिटीज के बदले किसी दूसरे बैंक से लोन का पैसा लेते थे तो वो उस पैसे को बैंक को देने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगा देते, जिसके कारण उस कंपनी के स्टॉक का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। जब वो बैंक हर्षद से अपनी सिक्योरिटीज का पैसा मांगता तो वो किसी नए बैंक से पैसा लेकर उस पहले वाले बैंक को पैसा दे देते और इसी तरह उनके पास हर समय करोड़ों रुपए घूमते रहते। इस पैसे का इस्तेमाल वो स्टॉक मार्केट में हेर फेर करने के लिए किया करते थे। वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि जब उन्हें स्टॉक मार्केट में और ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़ी, उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया और एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज के बदले एक दूसरे से लोन लेने और देने के लिए एक खास रसीद का इस्तेमाल किया करते थे। हर्षद ने बैंक की उस खास रसीद की नकली कॉपी बनाकर लोन लेना शुरू कर दिया और इसका मतलब ये था कि अब हर्षद किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक के नाम से करोड़ों रुपए का लोन ले सकता था और उस बैंक को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती थी। जब लोन देने वाला बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगता तो वो अपने शेयर मार्केट से हुए मुनाफे से उस बैंक का पैसा लौटा देता था और अपनी नकली बैंक रसीद वापस ले लेता। हर्षद इस तरह से कई साल तक ऐसा करता रहा, लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसमें हर्षद को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और इसी नुकसान के कारण वो बैंक से लिए लोन के पैसे भी वापस नहीं लौटा पाया और उसी समय सुचेता दलाल ने उसके इस घोटाले से पर्दा हटा दिया। जब ये बात सामने आई तो पता चला यह लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और जब ये बात मार्केट में फैली तो स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गई और इसमें कई लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ था। बताया जाता है उस समय बहुत से लोगों ने इस नुकसान के कारण सुसाइड भी किया था। इसमें विजया बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। हालांकि हर्षद को गिरफ्तार करने के बाद उन पर बहुत से अलग अलग मुकदमे चलाए गए, लेकिन उनकी मौत होने तक उन्हें सिर्फ एक ही केस में दोषी पाया गया और उसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हर्षद को महाराष्ट्र के ठाणे जेल में कैद किया गया था, जहां 31 दिसंबर 2001 की रात को हर्षद को सीने में दर्द हुआ और रात के करीब 12:30 बजे 47 साल की उम्र में हर्षद मेहता की मृत्यु हो गई। इस स्कैम को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से जुड़ी आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।